गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, या आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ दोस्तों थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और न्यूमेरिकल भी। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का आज 62वां दिन। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसी तरीके के एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे आप लोग। घाव का उपचार विटामिन द्वारा जल्दबाजी में किया जाता है, मान यानी आपसे सीधा ये पूछा गया है, किस विटामिन का दोस्तों प्रयोग घाव भरने में होता है? बताइए दोस्तों। सबसे ज़्यादा यानी आपकी बॉडी में दोस्तों कोई भी चोट लग जाती है तो जो सूखती है वो चोट आपकी सही होती है, किस विटामिन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा संयोग कौन करता है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के? क्या होगा आपका आंसर? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी से ही अपने घाव जल्दी सूखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग दोस्तों। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इसका केमिकल नेम भी बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों विटामिन के का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? रक्त का थक्का जमाने में। दोस्तों कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? फ्लोक्यूनोन। ठीक है, फ्लोक्यूनोन इधर का केमिकल नेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से आंसर करिए। प्रोटॉन 7 व न्यूट्रॉन 8 हों तो तत्वों का संकेत क्या होगा? मान लीजिए दोस्तों एक्स आपका कोई तत्व है, ठीक है, उसमें प्रोटोनों की संख्या 7 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी से बताइए, कैसे शो करेंगे उसको? जल्दी से आंसर करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, परमाणु जो आपका द्रव्यमान होता है दोस्तों, आपके परमाणु क्रमांक और प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों आपका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7 + 8 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 15। और दोस्तों मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है आपका, इसमें जो परमाणु क्रमांक के प्रोटॉन को, परमाणु क्रमांक को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, जो कितनी दे रखी है? 7। और दोस्तों ऊपर क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान जो अपन ने कितना निकाल लिया? 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा रक्त शरीर की रक्षा का कार्य करता है? बताइए दोस्तों, इनमें से क्या आपकी शरीर की रक्षा का कार्य करता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? बताइए, आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से जो आपकी शरीर की रक्षा कार्य करता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइट ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोस्तों हमारे शरीर की क्या बढ़ाता है? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। ठीक है, जिसकी हमें आज के समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी दोस्तों, उसका कोरोना वायरस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछ रहे इसका जीवन काल कितना होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का, तो दोस्तों इसका जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे लाल रक्त कणिका और रेड ब्लड सेल का जीवन काल पूछ लें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 से 120 दिन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ी गई एक बॉल 10 सेकंड में धरातल पर पहुंच जाती है, इसे किस ऊंचाई से छोड़ा गया होगा? बताइए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये कोई हाइट है h, ठीक है,
आपकी 10 सेकंड में दोस्तों क्या आ जाती है, धरातल पर आ जाती है। तो 10 सेकंड आपका दोस्तों टाइम दे दिया है। ठीक है, तो इसकी आपसे क्या पूछी गई है, हाइट पूछी गई है। तो दोस्तों आप गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, दोस्तों हम लोग लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण। क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों एस आपका विस्थापन मान लो या ऊंचाई, एक ही बात है। दोस्तों जब हम इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो दोस्तों इसका प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 सेकंड प्लस 1/2। जब वस्तु कोई ऊपर से नीचे आती है दोस्तों तो गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं हम लोग, यानी जी। जी की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 9.8। ठीक है, टी आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 10, यानी 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें दोस्तों तो 0 × 10 क्या हो जाएगा, 0, 1/2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों 100 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 100 का दोस्तों 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 980। ठीक है दोस्तों, 2 से डिवाइड दे दीजिए, क्या बचेगा, 490। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। जीवाश्म ईंधन जलने पर, मुक्त होने पर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं। ठीक है, वो कैसे प्रकृति, उनकी प्रकृति कैसी होगी, जल्दी से बताइए, उनका नेचर कैसा होगा। आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। दोस्तों मैंने शायद कल ये परसों भी ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये दोस्तों दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, लैंग्वेज चेंज है लेकिन मतलब वही है दोस्तों। जल्दी से बताइए। जैसे दोस्तों कार्बन का ऑक्साइड कैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों किस प्रकृति का होगा, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ दोस्तों, जो अधातु होते हैं, ठीक है, जो अधातु के ऑक्साइड बनेंगे दोस्तों वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, आपका अधातु है। तो दोस्तों कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब एक ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखने के लिए ऊर्ध्वाधर दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, बताइए दोस्तों। जल्दी से आंसर करेंगे। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है। ठीक है, 6 फीट का है दोस्तों ये। ठीक है, इसके सामने दोस्तों कोई दर्पण रखा हुआ है। दोस्तों इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, जो भी ह्यूमन की हाइट है, जो भी उसमें अपनी पूरी हाइट देखना चाह रहा है, जस्ट उसका कितना दोस्तों, आधा। तो इसमें दोस्तों आदमी की हाइट कितनी है, 6, उसका आधा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। यानी मिनिमम मिनिमम 3 फीट का आपका समतल दर्पण होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो 6 फीट की जगह कोई 8 फीट की चीज़ का आपको पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो शीशा कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 फीट का। ठीक है, यानी जो भी लंबाई का आपको देखना हो जस्ट उसका आधा कर दीजिए, उतना होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपको पूरा प्रतिबिंब दिख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करिए आंसर। पानी में कौन सा चूना काम आता है, सॉरी, पान में कौन सा चूना काम आता है। ठीक है दोस्तों, जो पानों में लगाते हैं ना चूना, ठीक है, जिसको खाते हैं दोस्तों घिस्सा मिस्सा में लगा के, तो वो दोस्तों कौन सा चूना होता है आपका, जल्दी से बताइए, आंसर करिए। दोस्तों इसमें आपको एक ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दोस्तों केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल टच, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपको हर सेशन में दोस्तों 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 आपके न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। एक अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए आंसर करिए। तो दोस्तों अवतल लेंस कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों इसकी ये क्या होती है, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष होता है दोस्तों। मान लो दोस्तों कोई वस्तु आपकी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। ठीक है, उन्होंने कहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है कोई वस्तु शीशे से। ठीक है,
मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, उसका दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो दोस्तों अवतल लेंस होता है उसमें जिस तरफ दोस्तों आपकी वस्तु रखी होती है प्रतिबिंब भी उसका दोस्तों उसी तरफ बनता है। यानी दोस्तों उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और साइन कन्वेक्शन के अनुसार दोस्तों आपकी दोनों क्या होंगे, ये माइनस साइड में होंगे। साइन कन्वेक्शन पढ़ा है ना आपने दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है प्लस साइड होती है, यहाँ पे माइनस साइड होती है। ठीक है, तो दोनों दोस्तों ये क्या है आपके लेफ्ट साइड में, इसलिए दोनों ये क्या होंगी, माइनस होंगी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यू किसे रिप्रेजेंट करता है, आपकी वस्तु की दूरी को, यानी आपकी कितना हो जाएगी -50। और दोस्तों वी आपकी प्रतिबिंब की दूरी यानी -20। ठीक है, लेंस फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है 1/f। ठीक है, क्या होता है दोस्तों 1/v माइनस 1/u। दोस्तों मैंने इसको कहा था आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों UV अपॉन U माइनस V। ठीक है दोस्तों, आप लोग सीधा ये भी याद कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो U आपका कितना है दोस्तों -50 इंटू -20। ठीक है दोस्तों, आपका U कितना था दोस्तों -20 और V क्या, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे, -30 हो जाएगा ना सॉल्व करने पे, -50। ठीक है, और माइनस माइनस दोस्तों आपको हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो रहा है दोस्तों -30 इधर सॉल्व करने पर जाएगा दोस्तों, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 50 2 100, 100/3, वो भी माइनस का। जब दोस्तों आप लोग 100 का 3 में डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, लगभग 3.3 में आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर, अगर दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय गाय दूध में कैरोटीन से क्या फ़र्क पड़ता है, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, कैरोटीन एक प्रकार का दोस्तों, ठीक है, केमिकल होता है दोस्तों, जो आपके गाय के दूध को क्या देता है बताइए। क्रीमी सफ़ेद रंग देता है, पीला रंग देता है, गहरा पीला रंग देता है, या कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों कैरोटीन से। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कैरोटीन से दोस्तों गाय का दूध कैसा हो जाता है, थोड़ा पीला पीला होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। चलिए आंसर करिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, चलिए बताइए दोस्तों, आंसर करिए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भी आपका विभवांतर हो, ठीक है, जो भी आपका दोस्तों वोल्टेज में अंतर हो वो ले लीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों क्या आपका वर्क अपॉन चार्ज, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। आपका विभवांतर कितना दिया है 12, दोस्तों कार्य आपको निकालना है। चार्ज कितना दिया है दोस्तों 3 कूलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 × 3, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 36 जूल। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। निम्नलिखित किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, बताइए दोस्तों। ऊर्ध्वपातन होता क्या है दोस्तों, कोई वस्तु सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी सॉलिड लिक्विड में बिना चेंज हुए सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इनमें से किस पदार्थ का सब्लिमेशन होगा, कैम्फर का, बर्फ़ का, मोम का, या इथाइल एल्कोहल का, आंसर करिए जल्दी से। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दोस्तों कैम्फर होता है सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो आपका नेफ्थलीन होता है, ठीक है, इसका भी दोस्तों सब्लिमेशन होता है। जो आपका दोस्तों एंथ्रासिन होता है, इसका भी सीधा सीधा दोस्तों क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। ठीक है, और जो दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड होता है दोस्तों, उसका भी सीधा सीधा क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो ये आप लोग सारे याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए, आंसर करिए दोस्तों। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे गए थे, ग्रुप डी में, जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों अमोनियम सल्फेट आपका क्या होता है दोस्तों, केमिकल फार्मूला NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग।
हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो आप सभी जान लीजिए दोस्तों ये कैसे दिखाई देता है। मान लीजिए दोस्तों हमारी ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सन है दोस्तों, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो हमारी पृथ्वी होती है इस पर कई दोस्तों क्या होती हैं, लेयर होती हैं, ठीक है। कई लेयर होती है दोस्तों। इससे क्या होता है, जो भी रोशनी आती है, ठीक है दोस्तों, वो क्या हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, थोड़ी मुड़ जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से मुड़ती जाएंगी मुड़ती जाएंगी मुड़ती जाएंगी तो सूर्य दोस्तों हमें कहाँ दिखाई देता है, इधर दिखाई देता है। और दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं और उनका मुड़ना दोस्तों क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही रीजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों, ठीक है, कुछ देर पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। किसी परमाणु पर दो, दोस्तों ये आपका दो लिखा है, ठीक है, किसी परमाणु पर दो धन आवेश हैं, ठीक है, उसे उदासीन करने के लिए क्या करेंगे बताइए दोस्तों। मान लीजिए कोई भी आपका दोस्तों परमाणु है, मान लीजिए एक्स है, इस पे दो पॉजिटिव हैं, ठीक है दोस्तों, इसको आपको न्यूट्रल करना है तो आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दो धनावेश दोस्तों कब आते हैं, जब ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दोस्तों इस पे क्या आ जाएंगे, दो धनावेश। अब दोस्तों इसको फिर से उसी स्थिति में लाना है, यानी उदासीन करना है। दोस्तों हमको क्या करने पड़ेंगे, अब दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तभी तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन होगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दो इलेक्ट्रॉन आपको लेने पड़ेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे आप लोग। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, बताइए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा दोस्तों आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए। कोबाल्ट एवं निकल के परमाणु भार किसके वर्गीकरण का अपवाद है, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा आपका आंसर। कोबाल्ट और निकल दोस्तों किसके परमाणु भार के वर्गीकरण के अपवाद हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो मेंडलीव थे उन्होंने 1869 में दोस्तों अपने क्या आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, जो किस पर आधारित थी दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान पर, एटॉमिक मास पर दोस्तों बेस्ड थी, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो प्रोडक्ट टेबल होती है, ये तो दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, ग्रुप, और ये दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, पीरियड यानी आवर्त। जब भी दोस्तों आप लोग बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो आपका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों ये आपकी मेंडलीफ का दोस्तों अपवाद था। इन्होंने क्या कहा था, लेफ्ट से राइट जाने पर आपका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन दोस्तों जो कोबाल्ट है और निकल है, इसका दोस्तों कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 58.9, और दोस्तों निकल का क्या है परमाणु द्रव्यमान, 58.7। तो आप सीधा सीधा देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बढ़ना था, लेकिन ये दोस्तों कोबाल्ट का ज़्यादा है, इसको पहले रख दिया गया, और निकल का कम है, इसको बाद में रख दिया गया। तो ये दोस्तों इसी कारण से ये, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या है, अपवाद था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही सिस्टम दोस्तों किस में हुआ था, टेल्यूरियम और आयोडीन में हुआ था, ठीक है। इसमें भी दोस्तों क्या है, टेल्यूरियम का दोस्तों परमाणु भार ज़्यादा है और आयोडीन का कम है, ठीक है, चाहे आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आंसर। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनकी बीच की दूरी क्या होगी, बताइए जल्दी से आंसर करेंगे। दो कणों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनकी बीच की दूरी क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक m1 द्रव्यमान का पिंड है दोस्तों, एक m2 द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है दोस्तों। इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, F=g m1m2/r²। तब सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, जो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनकी बीच की दूरी के कैसा होता है, ठीक है, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर।
ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल के द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी से बताइए, आंसर करिए। ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी वेट अपॉन एटॉमिक वेट। दोस्तों आपको मोल दिए गए हैं, रख दीजिए वैल्यू इसमें 0.7। भार आपको दोस्तों निकालना है, ठीक है। और दोस्तों ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, दोस्तों 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो दोस्तों अणुभार इसका कितना हो जाएगा 32। दोस्तों 32 ही आ गया, तो भार निकाल लीजिए, भार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर 22.4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, 22.4 ग्राम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हैलोजन परिवार के तत्वों में कौन नहीं है, बताइए दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हैलोजन के परिवार में कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है, यही होते हैं दोस्तों। तो देखो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और आयोडीन भी है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आर्सेनिक। जो दोस्तों कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ग्रुप 15 में, जो नाइट्रोजन परिवार का दोस्तों हिस्सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जल्दी से कर लेंगे आप लोग आंसर, बताइए, ठीक है। एक इकाई ऋणात्मक आवेश को, ठीक है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने में, ठीक है, उस पर कौन सा बल कार्य करेगा। मान लीजिए दोस्तों ये कोई आपका सर्किट है, ठीक है, ये आपका दोस्तों पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं एक ऋणात्मक आवेश, यानी दोस्तों आपको एक ऋणात्मक आवेश दोस्तों किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। एक इलेक्ट्रॉन को दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव पर ले जाने के लिए दोस्तों आपको कौन सा कार्य करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कोई भी ऋणात्मक आवेश हो उसका पॉजिटिव टर्मिनल से जब नेगेटिव टर्मिनल पर ले जाते हैं तो वो दोस्तों कौन सा बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब, ठीक है। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।